ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक था द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फातिमा कोचिंग कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस नारोवाल के प्लेटफॉर्म से जो न्यू बैच है जिसमें एफएससी डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो आज एवरी मंडे को एनाटॉमी का लेक्चर होता है। तो उस लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वो है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या है, और इसके अलावा जो है वो हमने ये पढ़ना है कि इसके बाकी क्रेडेंशियल क्या हैं। तो ये जो है ना वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है वो एक डायग्राम है, और इसको आप अपने प्रैक्टिकल की बुक्स पे भी बनाएंगे। और इसमें आप ये देखते हैं ये फ्रंटल साइनस है। फ्रंटल साइनस का मतलब ये है कि वो स्पेस जहाँ पे हमारी जिसे आप कहें कि माथे की जो है ना वो स्पेस है। माथे से ये नीचे आ रहा है रास्ता, और इस माथे से नीचे जो रास्ता आ रहा है इसको हम, ये हड्डियां हैं सारी, जैसे फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के नीचे जो है ना वो जो स्पेस है वो फ्रंटल साइनस है। उसके बाद इसके ये सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं जिसमें एक्सटर्नल नेयर्स है, हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट कहते हैं ऊपर वाला जो हमारा जिसे आप कहें कि तंदुआ है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको फ्लोर बोलते हैं हम मुंह की, तो इसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। तो उसके बाद जो है ना वो टंग है, टंग यानी ज़ुबान, और उसके बाद जो है ना वो लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस जो है वो नीचे वो वाला एरिया है जहाँ पे जो है ना वो ये डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी कि ग़ज़ा वाली नाली और हवा वाली नाली, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप या हमारी एसोफिगस, या फिर जो है वो ट्रेकिया, यहाँ से डिफरेंट हो रहे होते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जो है ना वो कंबाइन जो है ना वो पोर्शन होते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये सेफेनाइडल साइनस है। सेफेनाइडल साइनस का मतलब ये सेफेनाइड बोन के बाद जो एक खाली स्पेस है, सेफेनाइडल साइनस है। उसके बाद फ्रेंजियल टॉन्सिल्स है, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब है, यहाँ पे जो है ना वो ट्यूब है जो हमें जो है ना वो कान की साथ उसका रिलेशन है, सुनने में मदद देती है वो ट्यूब। और उसके बाद नेज़ोफेरिंग्स है, ठीक है। नेज़ोफेरिंग्स का मतलब ये है कि जैसे नाक और फेरिंग्स दोनों का राब्ता जहाँ पे मिलता है आगे, उसको नेज़ोफेरिंग्स बोलते हैं। इंटरनल नेयर्स हैं। इंटरनल नेयर्स से मुराद है कि ये वो पार्ट हैं कि जहाँ पे बाकी जो है ना वो हिस्से आके जुड़ते हैं। इंटरनल यानी अंदरूनी हिस्से मिलते हैं जाके। इसी तरह से ओरोफेरिंग्स होगा, तो इसका मतलब है कि ओरोफेरिंग्स का मतलब कि हमारा मुंह का रास्ता और फेरिंग्स दोनों जहाँ पे यकजा हो रहे हैं तो उसको ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। लेरेंजोफेरिंग्स बोलेंगे। लेरिंग्स और फेरिंग्स का जहाँ पे राब्ता होता है। वोकल फोल्ड वो हैं जहाँ पे जो है ना वो आवाज़ जब पैदा होती है तो वो आवाज़ पैदा होने के बाद जहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो हम बोलने में हेल्प मिलती है, ये वोकल फोल्ड्स होते हैं। इसी तरह से नीचे एसोफेगस है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि एनाटॉमी की जो नेज़ल कैविटी है, तो उस नेज़ल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी रेस्पिरेटर्स आर लोकेटेड इन द म्यूकोजा ऑन द सुपीरियर सरफेसेस। तो जो सुपीरियर सरफेसेस होती हैं, यानी कि सुपीरियर का मतलब ऊपर वाली, इन्फीरियर का मतलब नीचे वाली। तो जो ऊपर वाली हमारी सरफेस यानी सतह है म्यूकोसा की, म्यूकोसा बोलते हैं बेसिकली, जो लाइनिंग है हमारे उसमें नेज़ल कैविटी में म्यूकोजल होती है। ये इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ये मॉइस्ट रखने के लिए है। जैसे हमारी जो है वो सर्दियों में हमारा जो सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है
वो क्या होता है कि हम अगर ठंडी हवा आती है तो वो इफ़ेक्टेड होती है और उस इफेक्शन से जो है ना वो हमें नज़ला ज़ुकाम या इस तरह की चीज़ तो लग जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो डायरेक्टली किस चीज़ पे असरअंदाज हो रही होती है, म्यूकोसा पे हो रही होती है। उसके बाद जो है ना वो एनाटॉमी में अगर हम नेज़ल कैविटी में देखें तो आता है द रेस्ट ऑफ द कैविटी इज़ लाइंड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। तो जो इसके अलावा बाकी जितनी भी जो है यानी सुपीरियर सरफेस के अलावा बाकी जितनी भी कैविटी की लाइंड है यानी कि जो कैविटी बनी हुई है उसको रेस्पिरेटरी म्यूकोसा बोलते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, ये मॉइस्चर एयर करती है यानी कि हवा की जो नमी है उसको नम रखती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुश्क रहे तो या किसी न किसी इन्फेक्शन का कॉज हो सकती है। ट्रैप्स इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स, तो इसके ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ इसके बालनुमा साख्तें होती हैं। तो वो बालनुमा साख्तें क्या कर रही होती हैं कि जितने भी हवा में मौजूद डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या पैथोजेनिक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनको जो है ना वो रोकने में भी ये मदद देते हैं। उसके बाद लेटरल वॉल जो है ये हैव अ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कॉन्किया। जो लेटरल वॉल है उसको कॉन्क्लिया बोलते हैं, कॉन्किया। इसका काम क्या है, ये इंक्रीज सरफेस एरिया करती है यानी इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया जो सतह का एरिया है उसको बढ़ाती हैं। इंक्रीज एयर ट्यूबुलेंस विद इन द नेज़ल कैविटी, तो ये नेज़ल कैविटी में जो मौजूद ट्यूब्स हैं उनको भी जो है ना वो क्या करती है कि उनको फ्लेक्सिबल करती है और बढ़ाती है। द नेज़ल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट। और ये इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो हमारी नेज़ल कैविटी है ये हमें ये सेपरेट करती है ओरल कैविटी को किसकी मदद से, पैलेट्स की मदद से। पैलेट जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पैलेट हमारे जो हैं वो क्या हैं, अपर पैलेट और लोअर पैलेट, ठीक है। और इंटीरियर हार्ड पैलेट जो है वो बोन का बना होता है और इसी तरह से पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट जो है वो मसल्स का बना, इसीलिए इसको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। उसके बाद है पैरानेज़ल साइनस। पैरानेज़ल साइनस में क्या होता है कि कैविटी विद इन बोन सराउंडिंग द नेज़ल कैविटी। तो जितनी भी ये कैविटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया था कि कैविटीज़ जो हैं वो वाली बोन की दो बोन या दो से ज़्यादा बोन के दरमियान वाला वो हिस्सा जहाँ पे हमारा कोई ना कोई ऑर्गन पड़ा होता है या उसके लिए ऑर्गन के लिए स्पेस रखी हुई होती है, उस स्पेस को कैविटी बोलते हैं। तो ये सराउंडिंग करती है नेज़ल कैविटी, किसको सराउंड करती है, सराउंडिंग होती है ये सराउंडिंग में होती है फ्रंटल बोन के, सेफेनाइड बोन, एथमाइड बोन और मैक्सिलरी बोन। इसमें फ्रंटल बोन यानी हेड की कुछ हड्डियां हैं और कुछ जो है वो फेस की हड्डियां मिलके जो है वो इसको पैरानेज़ल साइनसेस को बनाती हैं। और फंक्शन क्या है पैरानेज़ल साइनस के, फंक्शन है इनके कि ये लाइटन द स्कल, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये स्कल की जो है ना वो हेल्प करती हैं, यानी ये स्कल्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में इनकी जो है ना वो है, इनका रोल है। एक्ट एज अ रेजोनेंस चैम्बर्स फॉर स्पीच। तो जैसे ही हम ये बोलते हैं तो अगर साइनसेस हमारे जो है वो प्रॉब्लमेटिक हों तो हमारी जो स्पीच है जो हम बोलते हैं उसमें भारीपन, लुकनत या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो। और आम रूटीन में अगर आप देखा होगा कि आप अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुई है तो उस एक्यूट इन्फेक्शन में आपकी जो आवाज़ है वो या बैठ जाती है या ज़्यादा जो है वो भारी हो जाती है, यानी नॉर्मल जो उसकी एक टोन है वो नहीं रहती। तो इस वजह से इस साइनसेस में ये बड़ा इसका अहम किरदार। प्रोड्यूस म्यूकस दैट ड्रेन्स इनटू द नेज़ल कैविटी। तो फिर ये क्या करती है कि नेज़ल कैविटी में जो नेज़ल साइनसेस हैं इनमें कुछ जो है ना वो म्यूकोसा जो है ना वो ड्रेन किया जाता है, ताकि यानी खुद ही कुदरती तौर पे ये ड्रेन होता है ताकि जो है ना वो उस पार्ट को जो है ना वो बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिले। अब हम पढ़ते हैं जी थ्रॉट हमारा क्या है। गला, इसको डिवाइड किया है फेरिंक्स और लैरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है पहले पढ़ते हैं। फेरिंक्स बेसिकली हमारा मस्कुलर पैसेज है
फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंक्स। लैरिंक्स से और लैरिंक्स से जो रास्ता निकलता है, नेजल कैविटी से जो रास्ता नेजल लैरिंक्स की तरफ निकलता है, मसल्स का ये बना होता है, तो उसको फेरिंक्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। तो 3 रीजन्स ऑफ द फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के जो है ना वो 3 समझ लें कि पार्ट हैं, उसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको डायग्राम में ही बता रहा था कि डायग्राम में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, कि जैसे नेज़ोफेरिंक्स के बारे में मैंने बताया था, लैरिंजियोफेरिंक्स के बारे में बताया था। तो जहाँ पे जाके 2 पार्ट्स जो है ना, या 2 चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलती हैं, लैरिंक्स और फेरिंक्स जहाँ पे मिलते हैं, तो वो लैरिंजियोफेरिंक्स हो गया। ओरोफेरिंक्स जहाँ से मुंह का रास्ता और फेरिंक्स का रास्ता मिलता है, तो ओरोफेरिंक्स हो गया। इसी तरह से नेज़ोफेरिंक्स जो है, जब नेज़ल नाक का और फेरिंक्स का रास्ता जो है ना वो आपस में कनेक्टेड जहाँ पे होता है, उसको उस एरिया को नोज़ से लेके फेरिंक्स तक हम नेज़ोफेरिंक्स बोलेंगे। अच्छा जी, इसी तरह पे यहाँ पे जी जो 3 चीज़ें दिखाई गई हैं फेरिंक्स की, कि जिस तरह नेज़ोफेरिंक्स है और सुपीरियर रीजन होता है ये बिहाइंड द नेज़ल कैविटी। तो नेज़ोफेरिंक्स क्या है, ये जो हमारी सुपीरियर रीजन है, यानी कि सबसे ऊपर वाला रीजन जो है ना वो नेज़ोफेरिंक्स है। और ये कहाँ होता है, ये नेज़ल कैविटी के बिल्कुल पीछे होता है। ओरोफेरिंक्स जो है ये मिडल रीजन बिहाइंड द माउथ है, यानी हमारे मुंह में जो जिसको आप कहें कि दरमियान वाला जो हिस्सा है वो उसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। और ये मुंह के रास्ते से सीधा जो है वो फेरिंक्स तक जाएगा। लैरिंजियोफेरिंक्स का मतलब है इन्फीरियर रीजन है। इन्फीरियर का मतलब ये है कि सबसे नीचे वाला रीजन जो है ये अटैच होता है लैरिंक्स के साथ। और द ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजियोफेरिंक्स आर कॉमन पैसेज वे ऑफ एयर एंड फूड। तो हम जो खाना खाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आए कि हम खाना किस रास्ते से जो है ना वो खाते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हम ओरोफेरिंक्स या लैरिंजियोफेरिंक्स के थ्रू हम जो है ना, ये कॉमन पैसेजेस हैं जहाँ से। अच्छा, लैरिंजियोफेरिंक्स में सिर्फ एयर जाती है अंदर, जो कि ट्रेकिया तक पहुँचती है, यानी हवा वाली नाली तक पहुँचती है। और इसी तरह से जो ओरोफेरिंक्स है, इससे जो है ना वो खाने वाली चीज़ें हमारे एसोफिगस तक पहुँचती हैं, यानी ग़िज़ा की नाली तक पहुँचती हैं। उसके बाद ये अपर रेस्पिरेटरी शुरू होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे तो हम पीछे जो है ना वो ये पढ़ आए हैं चीज़ें। इस स्ट्रक्चर में जो ऑडिटरी ट्यूब्स है वो एंटर द नेज़ोफेरिंक्स की। जो ऑडिटरी ट्यूब्स हैं, यानी ऑडिटरी ट्यूब मैंने बताया था आपको कि ये कान से रिलेटेड है, और जो कान से लेकर ये जो आवाज़ पैदा होती है जिसे हम सुनते हैं, तो ये ट्यूब जो है ना वो इस रास्ते से जो है ना वो हमें मैसेज जो है वो रिसीव होते हैं। तो ये नेज़ोफेरिंक्स के साथ अटैच होते हैं। जब भी कान की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें नाक इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो हो सकती है। नाक की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें कान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि ये रास्ता पैसेज जो है ना वो इनका इंटरकनेक्टेड है। टॉन्सिल ऑफ द फेरिंक्स, फेरिंक्स में जो है ना वो टॉन्सिल्स होते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल एक को बोलते हैं और एक पैलेटिन टॉन्सिल्स बोलते हैं। इसी तरह से तीसरा जो है ना वो लिंगुअल टॉन्सिल्स है। ये बहुत आगे की बातें हैं, इस वजह से इसको हम डिस्कस इतना नहीं करेंगे। उसके बाद लैरिंक्स है। लैरिंक्स क्या होता है, ये हमारे वॉइस बॉक्स हैं। वॉइस बॉक्स मतलब जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जो हम लफ्ज़ निकाल रहे हैं मुंह से, ये इसमें लैरिंक्स का बड़ा जो है ना वो रोल होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो सिंगर हजरात हैं या इसके अलावा जो जितने भी और जिनका काम ज़्यादातर बोलने का है, जैसे सोशल वेलफेयर हैं वाले हैं या जैसे पॉलिटिशियन हैं, इनका बोलने से ज़्यादा काम, तो इनका अक्सर जो है ना वो लैरिंक्स का प्रॉब्लम रहता है। वो ज़्यादा ठंडा पानी पी लें तो फौरी उनकी जो है ना वो आवाज़ पे फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से लैरिंक्स जो है ना ये रूट है एयर और फूड का। जैसे हम मैंने बताया था कि अगर ओरोफेरिंक्स होगा तो खाने का रूट है जो एसोफेगस में जा रहा है, और अगर लैरिंजियोफेरिंक्स है
तो इसका फेरिंग्स है, तो इसका मतलब ये है कि वो हवा लेके जो है ना वो बॉडी के अंदर जा रहा है। अच्छा, तो प्ले अ रोल इन अ स्पीच, इसका बड़ा अहम काम है स्पीच में। मेड ऑफ 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज एंड अ स्पून शेप्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस। तो ये इसके साथ जो है ना वो 8 हड्डियां हैं जो बड़ी नरम हड्डियां हैं, उनसे मिला होता है, मिलकर ये बनता है। और उसके बाद जो है ना ये एपिग्लॉटिस तक जो है वो जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है जी? स्ट्रक्चर ये है कि थायराइड कार्टिलेज होती है इस पर और एपिग्लॉटिस होता है। और हमें इसमें जो है ना वो सिर्फ इतना ही करना है, और इसको डीप में पढ़ने के लिए आप उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम आपको जो है ना वो एक सिंपल सा ओवरव्यू दें, ताकि जो है वो आपको वो फर्दर स्टडी में हेल्प दे। स्ट्रक्चर ऑफ द लेरिंग्स ऐसे है कि वोकल कार्ड्स, ग्लॉटिस, और इसके अलावा जो है ना वो थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस, ये चीज़ें जो हैं वो लेरिंग्स के उसमें आती हैं। आगे हम चलते हैं जी ट्रेकिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में। ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप का मतलब ये है कि विंड पाइप जो हम सांस ले रहे हैं, वो सांस जो है ना वो सारा ट्रेकिया में जाता है, और ट्रेकिया से जो है ना वो फिर लंग्स में जाता है, और लंग्स से जो है ना वो एल्वोलाई के मुकाम पे जाके क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद फिर उसी ट्रेकिया के थ्रू जो है वो सांस बाहर जो है ना वो हम एक्सपायरेशन में करते हैं। तो लाइन विद द सिलिएटेड म्यूकोसा, ट्रेकिया की जो इंटरनल लाइन है यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा है वो सिलिएटेड म्यूकोसा का जो है ना वो बना होता है। बीट कंटिन्यूसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है ना वो, जिस तरह दिल कंटिन्यूसली धड़क रहा है, इस तरह सांस भी कंटिन्यूसली जो है ना वो चल रही है। तो ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन पे ये जो है ना वो कर रहा होता है, तो उससे सांस खींच रहा है, और साथ ही सांस जब लंग से बाहर आती है तो उसको बाहर भी फेंक रहा होता है। एक्सपेल म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम द लंग्स। तो ये क्या करता है कि अगर खुदा खास्ता कभी कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो जो अनवांटेड चीज़ है, चाहे वो डस्ट की शक्ल में हो चाहे किसी, तो फ़ौरन जो है ना वो लंग क्या करता है, उस पर रेजिस्ट करता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। बाहर निकालने के साथ साथ जो है ना वो कुछ म्यूकस भी निकलती है, कुछ थूक के साथ थिक मटेरियल भी निकलता है। अक्सर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, खाने के दौरान जो है वो कुछ अगर हल्का सा लुकमा जो है ना वो सांस की नाली में चला जाए, तो क्या होता है कि फ़ौरी हम उसको जो है ना वो थूकते हैं, और ट्रेकिया जो है ना उस पर रेजिस्ट करता है। वॉल आर रीइंफोर्स्ड विद सी शेप। अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेकिया की वॉल हैं, जो दीवारें हैं, वो सी शेप की होती हैं, और ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ना फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया। तो ये किस तरह से बनता है कि जिस तरह से जो है ना वो ट्रेकिया जैसे ही डिवाइड होता है 2 हिस्सों में, तो वो जो छोटे से पार्ट हैं ट्रेकिया के बाद जो 2 छोटे पार्ट हैं जो डिवाइड होके आ रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या कर रहे होते हैं कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो हैं, अगर एक होगा तो हम उसको ब्रोंकस बोलेंगे, और 2 हैं तो ब्रोंकाई बोलेंगे। इंटर द लंग एट द हाइलेस, ठीक है। तो जो लंग्स का हाइलेस वाला एरिया है यानी ऊपर वाला एरिया है, उससे जो है वो ये इंटर होते हैं, और इसको जो है ना मीडियल डिप्रेशन भी बोलते हैं। इसी तरह से राइट ब्रोंकस इज़ द वाइडर, शॉर्टर एंड स्ट्रेट देन लेफ्ट। तो जो राइट ब्रोंकस होता है ये चौड़ा होता है, छोटा होता है, और स्ट्रेट यानी कि सीधा जो है ना वो होता है लेफ्ट साइड पे। ब्रोंकाई जो है वो सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस। जो ब्रोंकाई है ये आगे जाके फर्दर छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स में तब्दील हो जाती है। अब आते हैं लंग्स की तरफ। अब लंग्स क्या है? फेफड़े ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द थॉरैक्स कैविटी। अच्छा, थॉरैक्स कैविटी जो है वो ये है कि जिस तरह हमारा जो है ना वो पूरे जिस्म का जो हड्डियों का निज़ाम है, इसको स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, और हर पार्ट जो है वो किसी ख़ास जो है ना वो जगह पे रखा है। जैसे ब्रेन है हमारा, वो हमारी किस कैविटी में है? वो
हमारे क्रेनियल कैविटी में है, उसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा लंग्स हैं इसको जो है ना वो थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये एक पिंजरे की नुमा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो हमारे लंग्स पड़े होते हैं। एपेक्स इज़ नियर द क्लेविकल। एपेक्स जो होता है लंग्स का, एपेक्स का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है लंग्स का, ये बिल्कुल करीब होता है हमारी क्लेविकल बोन से। क्लेविकल बोन कौन सी है? जिसको हंसली की हड्डी भी बोलते हैं और आम रूटीन में इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लेविकल के पास जो है ना ये होता है, सुपीरियर पोर्शन है ये। और जो बेस है यानी नीचे वाला हिस्सा है लंग्स का, रेस्ट ऑन द डायाफ्राम। डायाफ्राम की जो है ना वो ऊपर बिल्कुल जो है ना वो साथ उसके मिला होता है, इसको इन्फीरियर पोर्शन भी बोलते हैं। यानी अगर हम लंग्स को देखें कि अपर पोर्शन क्या है और लोअर पोर्शन क्या है, या सुपीरियर पोर्शन और इन्फीरियर पोर्शन, तो सुपीरियर पोर्शन को एपेक्स भी बोला जाता है जो कि क्लेविकल बोन के पास होता है, और इन्फीरियर पोर्शन को जो है वो बोला जाता है कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है यानी जो निचला हिस्सा है लंग्स का, तो उसमें जो है ना वो होता है कि बेस उसको कहते हैं। उसके बाद है जी ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, कि जितने भी लंग्स हैं यानी दोनों लंग्स जो हैं, हर लंग्स जो है हर जो फेफड़ा है वो कुछ हिस्सों में तकसीम होता है। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। आगे वैसे ये डायग्राम आएंगी इनकी। हाँ, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये थोरैक्स कैविटी है, ये हमारे लंग्स हैं बीच में, ठीक है, और ये एक बड़ा सा जो है आपको ये नज़र आ रहा है, ये लंग नज़र आ रहा है। लंग में क्या होता है कि ये जो इसके लोब हैं, लोब का मतलब ये है कि एक लंग को जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे थे कि जो लंग है इसको जो है वो राइट लंग और लेफ़्ट लंग, दो लंग हैं। राइट और लेफ़्ट लंग को किस तरह से किया हुआ है कि जो राइट है उसके लोब्स कितने हैं, 3 लोब्स हैं, और जो लेफ़्ट है उसके 2 लोब्स हैं। जी देखिए ना, लेफ़्ट साइड है उसके 2 लोब हैं और जो राइट है उसके 3 लोब्स हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं एक लंग के जो राइट साइड पे है। और ये ऐसा नहीं है कि ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये होते दोनों एक साइज़ के ही हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो क्या है कि उसके पोर्शन ज़्यादा हैं बनाए हुए हैं। उसके बाद ये जो है ना एक व्यू है कि जिसको आप कहें कि ये हाई रेजोनेंट जो टोमोग्राफी है, यानी जिसे हम HR सिटी बोलते हैं, जिसमें हम जो है वो लंग्स के मुख्तलिफ़ पार्ट्स का जो है ना वो स्टडी करते हैं। तो उसका एक व्यू है कि जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें बताया ये गया है कि ये रिब्स हैं बाहर वाली, ठीक है, ये रिब्स हैं जो सराउंडिंग में हैं, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल एक माइन्यूट व्यू है। और इसका एंटीरियर व्यू यानी सामने वाला जो है ना वो व्यू है ये, जिसमें ये राइट लंग की तरफ इशारा है इसका, और ये पैराइटल प्लूरा है यानी कि जो बाहर वाला प्लूरा है, और विज़रल है। उसके बाद प्लूरल कैविटी बोलते हैं कि जिस कैविटी में लंग्स को रखा हुआ होता है। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस आ रहे हैं, फिर राइट प्राइमरी आर्टरी है, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही हैं। ये हार्ट है इन मेडिएस्टिनियम, और पल्मोनरी ट्रंक है ये, और इसके अलावा बॉडी वॉल है, और लेफ़्ट लंग है, और रूट ऑफ द लंग ऑफ हाइलस, और ये एसोफेगस। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें एक जगह पे दिखाने का मकसद ये है कि आपको लोकेशन वाइज जो है ना वो चीज़ें समझ में आएँ कि कैसे कैसे हैं। कवरिंग ऑफ द लंग, pulmonary visceral pleural covers the lung surfaces,
ठीक है जी। जो पल्मोनरी विजरल है, एक समझ ले कि एक झिल्ली है जिसने कवर किया हुआ है इसको, जो है ना वो इस सारे पार्ट को कवर किया हुआ है। और इसी तरह से प्राइटल प्लूरा है, ये लाइंस द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी है उस कैविटी को इसने कवर किया हुआ है। यानी ये समझ लें कि जिस तरह से कोई हम किसी चीज़ को गिफ्ट पैक करते हैं तो उस गिफ्ट पैक में एक हम उस गिफ्ट के बाहर एक डब्बा लगाते हैं, उसके ऊपर हम एक कवर चढ़ाते हैं। इसी तरह से जो कवर बाहर की तरफ होगा उसको फिर जो है ना वो हम कुछ और नाम देते हैं, जो कवर अंदर की तरफ है उसको हम कुछ और नाम देंगे। इसी तरह से जो कवर, जो लंग सरफेस को, लंग की सतह को जो कवर कर रहा है उसको हम पल्मोनरी विजरल कहेंगे, और जो है ना वो सिर्फ लाइनिंग को, और वॉल की लाइनिंग यानी जो बाहर दीवार है थोरेसिक की, लंग्स की, तो उसको जो कर रहा है तो हम उसको थोरेसिक कैविटी कहेंगे। और प्लूरल फ्लूइड फिल द एरिया बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लूरा टू अलाउ ग्लाइडिंग। तो जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसके दरमियान में फिर फ्लूइड होता है। जब फ्लूइड क्यों होता है, इसलिए फ्लूइड होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं। अगर प्लूरल फ्लूइड ना हो तो ये जो है ना हम कर नहीं पाएंगे। यानी समझ लें कि एक पानी जो है ना वो रखा हुआ है किसी चीज़ में, और उसके अंदर जो है ना वो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं और पानी हेल्प कर रहा है कि ताकि उनकी दीवारें रगड़ ना खाएं उसके साथ और वो ख़राब ना हो। रेस्पिरेटरी ट्री डिवीजन क्या है? अब रेस्पिरेटरी ट्री डिवीजन का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन के जो जितने भी पार्ट हैं उनको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड, तो ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोली, और इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोली। अब ये सब जो है ना वो सेपरेट बताए गए हैं। अब इसमें हमारे जो मतलब की चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू अलाइड पैरामेडिकल कोर्सेस के हवाले से वो हम वही करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी कि इंस्पायरेशन क्या है। ठीक है जी, इंस्पायरेशन है कि डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम क्या है? जो पेट की झिल्ली है, ठीक है, जिसके अंदर पेट वाली सारी चीज़ें हैं उसको डायाफ्राम बोलते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? हमारे चेस्ट के जो ऊपर मसल हैं, समझ लें कि 2 रिब्स के दरमियान में जो मसल है वो है इंटरकॉस्टल स्पेस। तो वो इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं उसके उसी में इंटरकॉस्टल स्पेस में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है कि हम इंस्पायरेशन करते हैं, यानी सांस को अंदर खींचते हैं। अगर हमारे जो है ना वो जैसे अक्सर पेशेंट को जो है वो क्या होता है कि वो उनको एक्सीडेंट के थ्रू RTA हुआ है या कोई भी एक्सीडेंट हुआ है जिनमें चेस्ट पे दर्द हो रही है उनको, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको इंस्पायरेशन में दिक्कत होती है। तो वो किस वजह से हो रही होती है? क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते। द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। जब आप सांस खींचेंगे तो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी जो है ना वो उसका साइज बड़ा होगा। इसी तरह से एक्सटर्नल एयर इज पुल्ड इनटू द लंग्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। डेफिनेटली जिस जहाँ पे जगह ज़्यादा होगी तो वहीं पे जो है ना वो बाहर वाली चीज़ समा सकेगी। तो अगर ये बड़ी थोरेसिक कैविटी होगी तो फिर ही बाहर से जो एयर हम लेंगे तो वो उसमें समाएगी। अच्छा, तो इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये फिर सही तरह से सांस पेशेंट अंदर नहीं ले पाते। चेंजेस इन इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर का मतलब सामने वाला हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला हिस्सा। ठीक है जी, तो इंटीरियर और पोस्टीरियर, सुपीरियर इंफीरियर। सुपीरियर इंफीरियर क्या था? ऊपर वाला और नीचे वाला। सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे। सुपीरियर जो है वो एपेक्स है, ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा जो है ना वो एपेक्स है और ये वाला हिस्सा क्या है? बेस है। जो इंफीरियर हिस्सा है वो बेस है, जो सुपीरियर हिस्सा है वो क्या है? वो एपेक्स है। अच्छा जी, एक्सहेलेशन यानी इंस्पायरेशन कैसे हो रही होती है? सो लार्जली अ पैसिव
largely a passive process which depends on natural lung elasticity। तो क्या हो रहा होता है कि ये बहुत बड़ा और पैसिव प्रोसेस क्या है कि हमें इसको जो है वो खुद करना पड़ता है, विच डिपेंड्स ऑन नेचुरल लंग इलास्टिसिटी। तो ये जो नेचुरल हमारी लंग की इलास्टिसिटी है, यानी उसका जो खिंचाव है, उसके मुताबिक एक्सलेशन होती है। एज मसल रिलैक्स, जैसे ही मसल रिलैक्स करते हैं, एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग। तो क्या होता है कि जो हवा होती है वो लंग से बाहर निकल जाती है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन मतलब खींच के जो है ना वो सांस को बाहर निकालना, कैन अकर मोस्टली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स टू डिप्रेस द रिब केज। तो क्या हो रहा होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि वो रिब्स की ख़राबी की वजह, यानी वो इंटरकॉस्टल मसल्स की ख़राबी की वजह से या उनमें कोई तब्दीली आने की वजह से, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन जो है ना वो करनी पड़ती है। अच्छा जी, एक्सपायरेशन का ये सिचुएशन है कि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि रिब्स डिप्रेस्ड हो जाती है एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिलैक्स, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो जिसे आप कहें कि रिलैक्स हो जाते हैं, और डायाफ्राम मूव सुपीरियरली एज इट रिलैक्स। तो जैसे ही डायाफ्राम ऊपर गई होती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाती है, जैसे हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो है ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें एक स्पेशल टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि आइदर की जो लंग्स हैं वो प्रॉपर सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती हैं करने की, तो उसको हम इस तरह से करते हैं। अच्छा जी, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि इंटरनल एक्सपिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? बाहर वाली रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन मूवमेंट इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है वो ब्लड के अंदर जब होती है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं, इसी वजह से हम इसको ऑक्सीजन मूवमेंट कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। द एल्वोलाई ऑलवेज हैज़ मोर ऑक्सीजन दैन द ब्लड। एल्वोलाई में ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक प्रोसेस चल रहा है सांस लेने का। ऑक्सीजन मूव्स बाय डिफ्यूजन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है एक जगह से डिफ्यूजन की शक्ल में। डिफ्यूजन का आपने एक समय पढ़ा होगा कि बुखारात की शक्ल में चीज़ें जो है ना वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जो है ना वो चली जाती हैं। तो ये भी यही होता है वहाँ पे भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट है आउट ऑफ द ब्लड, ये भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का हिस्सा है। तो ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम टिश्यू हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन एयर इन द एल्वोलाई। सो ब्लड लीविंग द लंग इज ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड पुअर। तो ये चीज़ें जो है ना वो इसमें करती हैं। इंटरनल क्या है? इंटरनल का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल। जो बॉडी सेल और ब्लड के दरमियान में होंगी उसे हम बोलेंगे इंटरनल, ठीक है जी। एंड अपोजिट रिएक्शन टू व्हाट अकर्स इन द लंग। तो जो इन दोनों के दरमियान में यानी बॉडी सेल और ब्लड के दरमियान में जो फंक्शन हो रहा होता है, इनके उत्पाद जो रिएक्शन हो रहा होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन का हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ टिश्यू टू ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि जो जैसे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है तो वो फिर किस में शामिल हो जाती है? वो खून से टिश्यू में शामिल हो जाती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। तो जो ऑक्सीजन होती है फिर ये ब्लड से टिश्यू में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में दिया गया है कि एल्वोलाई किस तरह से जो है ना वो एयर सैक के थ्रू ऑक्सीजन को इन करती है।
बॉडी में और किस तरह से उसको बाहर करती है। आगे कुछ डिजीज़ शुरू हो गई हैं। जब हम ये डिजीज़ शुरू करेंगे तो उसमें फिर हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि जो लंग्स की बीमारियां हैं वो किस तरह की हैं और किस प्रॉब्लम की वजह से क्या मसला होता है स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से जो है ना वो हम इसको करते हैं। उसके बाद जो है ना आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में यूपीनिया पढ़ा है, तो यूपीनिया आप देख रहे हैं कि यूपीनिया में क्या होता है कि जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है सांस का। ये सांस छोड़ा, ये सांस लिया अंदर, ये सांस बाहर किया इसको, ठीक है। इसी तरह से सांस छोड़ा, सांस बाहर किया, तो इन दोनों प्रोसेस में हम यूपीनिया बोलते हैं। टैकीपीनिया क्या है? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, कि जिसमें सांस ले जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। इसी तरह से इंक्रीज है टैकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया है डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है, एपनिया है जिसमें जो है ना वो बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और एब्सेंस ब्रीथिंग है। और उसके बाद हाइपरनिया है। हाइपरनिया में क्या हो रहा है कि डीप सांस है और ज़्यादा है। चेन स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि बीच में सांस लेने के दरमियान में क्या है, पॉज आता है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है ना वो रुकती हैं और उसके बाद जो है ना वो उस रुकने के साथ फिर जो है ना वो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जो है ना वो नज़र आती है। उसको चेन स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो वो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है। अचानक से बढ़ गई, अचानक से कम हो गई रेस्पिरेशन, और इसमें जो है ना वो एपनिया के यानी एब्सेंस ब्रीदिंग के पीरियड्स भी होते हैं। बायोट्स बोलते हैं एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विद ग्रुप क्लस्टर ऑफ रैपिड रेस्पिरेशन ऑफ इक्वल डेप्थ एंड रेगुलर एपनिया पीरियड। अच्छा जी, उसके बाद है टैकीपीनिया एंड हाइपरोनिया। हाइपरोनिया और टैकीपीनिया जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम उसको बोलेंगे तो क्या होगा, ये कॉस्मोल्स जो है ना वो कंडीशन हो गई है। ये जितनी भी आप पढ़ेंगे ये सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशन से जो है ना वो आप किसी भी पेशेंट का जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना वो देख सकते हैं कि वो किस पैटर्न में है। अब रेस्पिरेटरी रेट जो है ना ये चेंजेस हैं एज ग्रुप के हिसाब से। अगर हम न्यू बॉर्न की बात करें तो उनका जो नॉर्मल उनका पर मिनट का जो रेट है वो है 40 से 80 रेस्पिरेशन पर मिनट। इसी तरह से जो इन्फेंट हैं इनका रेस्पिरेशन रेट जो है ना वो 30 रेस्पिरेशन नॉर्मल है। इसका मतलब है जब 30 से वो बढ़ेगा तो फिर वो टैकीपीनिया में जाएगा, और कम होगा तो फिर वो इसमें जाएगा ब्रेडीपीनिया में। अगर एडल्ट एज जो है वो 5 हो जाती है, 5 to 25 जो है रेस्पिरेशन जो है ना वो 25 रेस्पिरेशन पर मिनट हो जाती है। और इसी तरह से जब एडल्ट्स की बात करें कि 12 से जो है वो जब ये चेंज होगी 12 तक, तो हम उसको कहेंगे कि 12 में ये एज 12 से 12 तक जो एज है उसमें हम कहेंगे कि 18 रेस्पिरेशन जो है ना वो नॉर्मल है। तो ये जो रेट है इसका ये ऑफनली कम ज़्यादा जो है ना वो हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो एज ग्रुप के हिसाब से ये कम ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में